नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आदित्य एल1 के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इंडिया का फर्स्ट सन मिशन है जो लॉन्च हुआ है, उस पर थोड़ा बात करेंगे हम लोग। और क्योंकि सूर्य पे होने वाला कोई भी हलचल हमारी पृथ्वी पे बहुत बड़ा असर डालती है। और नासा लगी हुई थी नासा नहीं, इसरो 15 साल से इस पे काम कर रही थी। और सूर्य से जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी का, वह 15 करोड़ किलोमीटर हमसे वो दूर है। 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। किसका? तो सूर्य का। ठीक है। सूर्य देखिए, आदित्य विल नॉट लैंड ऑन द सन। आदित्य जो है सन पे लैंड तो नहीं करेगा, सन पे तो लैंड कर ही नहीं सकता है। तो इस कहाँ पे लैंड करेगा? तो लैंड नहीं, यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर दूर एक रेखा कहलाता है, जिसे आदित्य एल1, ऐसे समझिए इसको। इसका नाम आदित्य एल1 है। आदित्य मिशन है आदित्य एल1, आदित्य एल1। तो इसका मतलब हुआ कि आदित्य हम लोग हिंदू धर्म में आदित्य सूर्य भगवान को बोलते हैं। अच्छा, एल1 का मतलब हुआ लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट है ना, लगभग 5 लैग्रेंज पॉइंट है। तो उसमें से एल1 जो है, लैग्रेंज पॉइंट 1 है, वह हमारी पृथ्वी से सूर्य के बीच पड़ती है। और जो पृथ्वी से उसका दूरी है 15 लाख किलोमीटर, है ना। तो 15 लाख किलोमीटर यहाँ से हमसे वो दूर है, तो उसी के बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अच्छा, और मैप के द्वारा इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर दूर यह आदित्य एल1 जाएगा। अच्छा, 4 मंथ उसको समय लगे यहाँ जाने में। यही है लैग्रेंज पॉइंट एल1। ठीक है। अच्छा, और 5 साल पे वहाँ पे ये वर्क करेगी। 5 साल ये निगरानी रखेगी सूर्य पर। अच्छा, और यही एल1 है। ये एल1 क्या होता है, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, और भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं क्या होता है। ये जानिए कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, 4 महीना जाने में, यहाँ से हम पृथ्वी से जाने में उसको लगे आदित्य एल1 को, अब 5 साल वहाँ पे वो वर्क को करेगी। ठीक है। अच्छा, और ऐसे समझिए इसको। यहाँ पे देखिए, These are the points where if we send a aircraft, यही वह पॉइंट है एल1, यहीं पे हम लोग भेजने वाले हैं आदित्य एल1, यहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा, तो ये देखिए, ये जो ऐसा पॉइंट होता है लैग्रेंज पॉइंट, कि यहाँ जाने के बाद यान का क्या होता है ना, कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ई स्थान पे एल1 पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसा हो जाता है कि सन को भी इतना कैपेसिटी नहीं रहेगा कि इसको अपना ओर खींचे, ऐसा कैपेसिटी नहीं। और अर्थ का भी यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये भी अपना ओर इसको खींच नहीं सकता है, ये भी नहीं खींच सकता है, ये भी नहीं खींच सकता है। तो यहाँ पे स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा ये। इससे फ़ायदा इसको क्या होगा, इसको स्थिर यहाँ पे रहेगा तो इसका ये फ़ायदा होगा कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा कि इसमें फ्यूल जो होगा, ये फ्यूल इसका बचेगा। अच्छा, फ्यूल बचेगा। और ये ऐसा जगह होता है कि इस पर कभी ग्रहण नहीं लगता। कहने का मतलब है कि 24 घंटा यहाँ पे लाइट रहेगा, और 24 घंटा यहाँ पे लाइट रहेगा तो यह सूर्य को 24 घंटा अध्ययन करते रहेगा। मतलब कि कभी ये ओझल नहीं होगा। ये जो अर्थ है, जो इस चारों तरफ घूमेगी भी, अगर सन के चारों तरफ घूमेगी भी अगर, तो ये कभी ओझल नहीं कर पाएगी अर्थ इससे। ठीक है। अच्छा, और भी ये ऐसा पॉइंट बना है ना कि और भी कोई भी पिंड रहे वो भी इसको ओझल नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ यह स्थान सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात तो हो जाता है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोनों का 0 हो गया। अच्छा, दूसरी और एक और बात है कि यहाँ पे ओझल कभी सन से नहीं होगी, इसीलिए यहीं पे इसे भेजा जा रहा है। ये 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसे मिलियन में 1.5 मिलियन भी बोल सकते हैं, है ना।
चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे 11 जो लैग्रेंज पॉइंट है, यहाँ पे पहले भी कोई अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है? तो इसका आंसर होगा हाँ। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है बहुत पहले इस पे लैग्रेंज पॉइंट 1 पे यहाँ पे अपना स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है। वो मिशन का नाम था सोलो, ठीक है। वो पहले भी यहाँ पे एक ज्वाइंट मिशन था। दिस वाज अ ज्वाइंट मिशन बिटवीन नासा एंड द यूरोपीय स्पेस एजेंसी। दोनों के संयुक्त रूप से यहाँ पे पहले भेजा जा चुका है, ठीक है। और देखिए L1 और L2 सबसे फेमस लैग्रेंज पॉइंट है क्योंकि ये दोनों धरती से काफ़ी करीब है। बाकी के देखिए ये सब काफ़ी डिस्टेंस में है अर्थ का, लेकिन L1 देखिए अर्थ से करीब है और L2 भी अर्थ से करीब है। इसीलिए जब भी स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा तो अभी तो L1 पे भेजा गया है, अच्छा, इसके अध्ययन के लिए। अच्छा, और अगर बाहर सन से बाहर भेजा जाएगा तो L2 पर नहीं भेजा जाएगा क्योंकि ये इससे नज़दीक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और होता क्या है, हाल फिलहाल में एक टेलीस्कोप है जो L2 पे यहाँ पे लगाया गया है। टेलीस्कोप का नाम आप लोग सुने ही होंगे। टेलीस्कोप का नाम है, यहाँ पे देखिए, जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है जो L2 पे, L2 जब भी आप देखें, देखिए यहाँ पे L2 पे इसको लगाया गया है। यहीं पे निगरानी करेगा, देखिए L2 पे निगरानी करेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पे रहेगा तो सन से काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब काफ़ी कवर के सन अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पे यहाँ पे रहेगा और या सन से भी काफ़ी डिस्टेंस पे रहेगा और अर्थ के बाहर रहेगा, मतलब सोलर सिस्टम में बाहर की ओर रहेगा। तो इस सभी के बारे में ये अध्ययन करेगा क्योंकि बाहर जितना भी बाकी प्लेनेट है जो इधर ही है ना, कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, उससे बाहर रहेगा तो इस सब के बारे में ये अध्ययन करेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसीलिए इसको L2 पे रखा गया है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और क्या होता है। तो यहाँ पे नज़ारा कुछ और हो जाता है। जैसे ये L2 यहाँ पे L2 पे यहाँ पे रहेगा ये टेलीस्कोप है, तो ये जो सन है सनलाइट से ढक देगा, अर्थ है इसे ढक देता है। तो ढक देता है क्योंकि इसे इधर का अध्ययन नहीं करना, इसको बाहर की ओर अध्ययन करना। सन के बाहर की ओर ये टेलीस्कोप है, ये स्पेस के बाहर का जितना भी और कितना ये विस्तृत है इसके अध्ययन के लिए गया है। इसीलिए बाहर की ओर पूरा देखेगा, इधर देखेगा, है ना, और इसका तो अध्ययन करेगा ही करेगा और बाहर की ओर अध्ययन करेगा। इस पर सन पढ़ना नहीं चाहिए, सन का लाइट इस पर पढ़ना नहीं चाहिए। इसको चूँकि एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक टेलीस्कोप है, तो ये थोड़ी ना रन ऑन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कनेक्ट तो रहता ही है, लेकिन बाकी इसको बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है जो ये बाकी स्पेस से ये ग्रहण खुद कर लेता है ना। आगे देखिए क्या होता है। सूर्य का ये डायमीटर की बात किया जाए तो पृथ्वी के डायमीटर का मतलब व्यास जो होता है, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है। ये इसका डायमीटर है जो पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। और देखिए कि अगर हैवी की बात किया जाए तो देखिए वेट की बात किया जाए तो पृथ्वी का जितना वेट है उसका 3,33,000 गुना ज़्यादा वेट का ये सन पृथ्वी से। इससे पता चल जाता है कि कितना ये मतलब भयावह भयंकर है एकदम अर्थ से, है ना। और देखिए इसको विजुलाइज कीजिए, इसके बारे में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। एक सन के अंदर लगभग 1.3 मिलियन अर्थ समा सकता है, इतना भयंकर है ये सूर्य। 1.3 मिलियन अर्थ इसमें समा सकता है ना। जिस प्रकार से अर्थ का जो लेयर होता है, अर्थ का लेयर होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी प्रकार सन का भी अपना लेयर होता है। सबसे अंदर जो है सूर्य के भी एक कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर
न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होता है और गर्मी निकलती है जो हमें धरती पर बहुत ज़्यादा या कम महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन, जो इसका सन का 70% जो है रेडिएटिव जोन से बनता है। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, वो लगभग 30% सन का रेडियस का 30% होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे काफ़ी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जब यहाँ पे एनर्जी तो काफ़ी यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे भी ज़्यादा गर्मी नहीं, यहाँ पे इधर तो नहीं। सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो यहीं पे रहेगा सबसे ज़्यादा, है ना, कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद आता है सन का सरफेस, जिसका नाम हमने दिया है फोटोस्फीयर। ठीक है, इसे फोटोस्फीयर कहाँ पे गया, हाँ फोटोस्फीयर। इस पे हम लोग इसे तो हम लोग सरफेस कहते हैं, लेकिन रियल में यह सन का कोई वैसा कोई सरफेस नहीं होता। जैसे धरती का सरफेस होता है ऐसा सन का कोई सरफेस नहीं होता, क्योंकि वहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद होते हैं। जैसे सूरज के एटमॉस्फेयर का लोएस्ट, ये जो है ना कि सूरज के जो ये लेयर है, जो लेयर रियल में नहीं है, है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लोएस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर, है ना। लेयर यहाँ पे कहा गया है, लेकिन रियल में कोई लेयर सन का नहीं होता, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे तापमान काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा से इतना नहीं समझिएगा, फिर भी 5500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। उसके ऊपर आता है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहाँ पे तापमान 6000 डिग्री से 20000 डिग्री के लगभग रहता है, मतलब बढ़ने लगता है यहाँ पे, है ना। 6000 डिग्री से शुरू होता है और 20000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिस्टर लेयर के नाम से एक पतली सी लेयर है। उसके बाद सन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हाँ देखिए यहाँ पे जिसे कोरोना कहा जाता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि कोरोना जो कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं है, है ना। कोरोना के लेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, जिसमें प्लाज्मा मौजूद रहता है। प्लाज्मा जो होता है 1 से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ये होता है ना। एक सवाल मन में आपको आता होगा कि क्या कारण है कि सन का कोर इतना गर्म होता है लेकिन सरफेस इतना ठंडा होता है, इसका क्या कारण है। देखिए, कोरोना वाला लेयर गर्म हो जाता है यहाँ पे, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण, आखिर क्या कारण है कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस इतना ठंडा हो जाता है, और फिर कोरोना वाली लेयर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। ये सवाल अभी भी ढंग से क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आदित्य 11 मिशन यहाँ पे राज कुछ खोले, है ना। साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग थ्योरियाँ दी हैं, इसके पीछे बहुत सारा अपना थीसिस बहुत सारे लोगों ने दिया है। बहुत सारा स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे काफ़ी दूरी पे गया है, लेकिन अपना अध्ययन किया है, लेकिन ऐसा कोई विशेष रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया है। धरती को ऐसे हम लोग विजुअली देखते हैं तो फोटोस्फीयर की लेयर हम लोग को दिखती है, जो लेयर ऊपर दिखती है वो फोटोस्फीयर की लेयर दिखती है। लेकिन जब सोलर इक्लिप्स यहाँ पे होता है तो जो यहाँ पे जो लाइट यहाँ पे दिख रहा है चमकीला, वो जो दिख रहा है यहाँ पे वो क्रोमोस्फीयर का ही लेयर होता है। ये
टोटल सोलर एक्लिप्स में यहाँ पे वो लेयर भी छुप जाती है, सिर्फ कोरोना दिखाई पड़ती है, कोरोना की लेयर ही दिखाई पड़ती है यहाँ पे, है ना। आदित्य एल 1 जो भेजा गया है वो सन का 3 लेयर का स्टडी करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर यह कैसे जाएगा? इस पर मौजूद बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सूरज से क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट, तो हम लोग सब जानते हैं कि हीट और लाइट इससे निकलती है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलती हैं, है ना। इसमें ना सिर्फ हमारा विजिबल जो लाइट जो हमें आंखों से दिखती है वही, बल्कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे निकलता है, जिसके वजह से स्क्रीन कैंसर भी हो सकता है। इंफ्रारेड रेडिएशन, यहाँ पे रेडियो वेव्स, है ना। इसके अलावा भी एक्स रेज, गामा रेज ये सब भी निकलती है। एक्स रेज भी काफ़ी मतलब हार्मफुल होती है, लेकिन हमारे जो धरती का एटमॉस्फेयर है जो इससे हमें ये सब बचाती हैं, है ना। इसके अलावा भी सोलर विंड निकलती है। देखिए ये जो है दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सोलर विंड है। ये सोलर विंड एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बहुत बड़ा ये बहाव है। इसको सौर ज्वाला भी कहते हैं। ये अगर धरती के मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये टकराएगा तो हमें एक अलग तरह का लाइट दिखाई पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ सुंदर से रोशनी आप देख रहे हैं, ये इसी के कारण हुआ है। सोलर फ्लेयर्स जब टकराया है अर्थ से तो इसके कारण ये हुआ है। इतना बहुत ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे दिखाई पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कि फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड में देखिए यहाँ पे जो आप व्यू देख रहे हैं जो इसी के कारण ही होता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। यूरोपीय कंट्री में अक्सर ये देखा जाता है। कभी कभी तो ये मतलब जब काफ़ी भयंकर रूप में आता है तो सोलर फ्लेक्शन जो सौर ज्वाला काफ़ी भयंकर रूप में आता है, तो वो एक मूवी आप लोग देखे होंगे। मूवी का नाम है 2012 मूवी आया था। उसमें बोला गया था कि पृथ्वी लुप्त हो जाएगा, ये सब पूरा वो सब लोगों के बीच कौतूहल का विषय उस समय बना हुआ था। तो उसी पे मूवी आया था 2012। तो 2012 मूवी में यह दिखाया गया है। देखिए सोलर फ्लेयर को काफ़ी हद तक यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कैसे होता है सोलर फ्लेयर, है ना। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, है ना, देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये देखिए एक भयंकर सोलर फ्लेयर यहाँ पे निकलता है, जिसका वजह से पूरा दुनिया ख़त्म हो जाती है। मूवी में यह दिखाया गया है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को मेजर करने के लिए आदित्य एल 1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं, जिसे 7 पेलोड कह सकते हैं आप, है ना। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, पहला ये विजुअल इमिशन लाइन कोरोना ग्राफ, जिसको शॉर्ट में वेल्क भी कहते हैं, है ना। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे। दूसरा देखिए, है ना, ये सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है ना। इसको शॉर्ट में सूट बोलते हैं। इस सूरज को फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की इमेज लेगा और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में लेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसको बोलते हैं, है ना। शॉर्ट में इसका नाम है सोलेक्स। और चौथा है यहाँ पे हाई एनर्जी 11 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसका नाम है ना। इसको शॉर्ट में नाम है हीलियोस। ये दोनों यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों सूर्य से निकले वाले एक्सरे को स्टडी करेगा, है ना। खास करके जो सौर ज्वाला निकलती है उसका अध्ययन करेगी,
है ना। ये पांचवा जो देख रहे हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका नाम है ना। शॉर्ट में इसका नाम है एस्पेक्स, है ना। और छठा है प्लाज्मा एनालाइज पैकेज फॉर आदित्य है। शॉर्ट में इसका नाम जानते हैं क्या है? पापा, है ना। ये सोलर विंड को यही स्टडी करेगा, ठीक है। आखिरी है यहाँ पे मैग्नेटोमीटर, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना इसका काम है, ठीक है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड जो L1 पॉइंट पे आ रही है उसको मेजर करने का काम है। जो हम लोग थोड़ा देर पहले जब शुरू किए थे वीडियो, वहाँ पे हम कहते कि L1 है ना, वहाँ से सौर ज्वाला होकर ही पृथ्वी पे आती है, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह भी वहीं से होके आती है, तो उसका भी ये अध्ययन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्टली ये तो जान ही रहे हैं कि सूरज को ये स्टडी करेंगी, है ना। यहाँ पे इसका यही काम है। इन सब का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से काफ़ी दूर तो जाना ही पड़ेगा स्पेसक्राफ्ट को, और चूंकि पृथ्वी पे काफ़ी रेडिएशन वगैरह जो आती रहती हैं उसका जो अध्ययन है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज इतना ही। बाकी आज मेरा एक प्रयास था, ये पहला वीडियो मेरा इस प्रयास में था, और कोशिश करेंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का, और कोशिश करेंगे। अगर हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को द गुरु 0.2 को सब्सक्राइब करें, और आगे हमें भी प्रोत्साहित करें कि काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। जय हिंद दोस्तों।